हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम चर्चा करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में शुरुआत कर दी थी। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है और जब किसी अणु का निर्माण होता है या किसी यौगिक का निर्माण होता है तो किस प्रकार से जो परमाणुीय जो कक्षक हैं या जो परमाणु हैं वो अनंत दूरी से आकर के और साम्य स्थिति में कंपाउंड का निर्माण करते हैं और जो तरंग फलन है उसका मान किस प्रकार से उस अणु या यौगिक के लिए निकाला जाता है। आज देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत था उसकी कमियों के अंतर्गत हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत है वो इस बात को समझा पाने में समर्थ नहीं था कि किस प्रकार से ये जो कोवलेंट कंपाउंड है उसमें जो बंध दूरी है, बॉन्ड डिस्टेंस, बंध दूरी और जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी जिसको हम बोलते हैं बंध ऊर्जा, इसका मान किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत था वो किसी भी संयोजक बंध की जो बंध दूरी है और जो बंध ऊर्जा है उसका मान ज्ञात करने में सफल नहीं रहा, लेकिन संयोजकता बंध सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए हम जो बंध दूरी और जो बंध ऊर्जा है इन दोनों का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम बंध दूरी और जो बंध ऊर्जा है उसका मान कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां पे जो एक्स एक्सिस है उधर लेते हैं हम बॉन्ड डिस्टेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरनाभिकीय दूरी। इसको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं और जो वाई एक्सिस पे है उस पे हम एनर्जी लेते हैं। ये 0 है, इधर एनर्जी नेगेटिव है, इधर एनर्जी पॉजिटिव है। अब हम शुरुआत करते हैं कि दो जो परमाणु हैं उनको हम पास पास में लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए जब दो परमाणु, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये He परमाणु है और ये Hb परमाणु है, दोनों के बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है, जो प्रारंभिक अंतरनाभिकीय दूरी है उसका मान है अनंत, यानी दोनों जो परमाणु हैं प्रारंभ में अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। तो देखिए जब दूरी अनंत दूरी पे है तो यहाँ पे हम इस प्रकार से डॉट 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 करके लेके आएंगे और यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम दूरी कम करते जा रहे हैं तो अब देखिए इसमें दो टाइप के वेव फंक्शन है, एक को हम बोलते हैं साई माइनस और एक को हम बोलते हैं साई प्लस। साई प्लस है वो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन है और साई माइनस है वो एसिमेट्रिकल वेव फंक्शन है। साई प्लस क्या है? सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। और साई माइनस क्या है? एसिमेट्रिकल वेव फंक्शन। एसिमेट्रिकल वेव फंक्शन, ये जो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन है वो बॉन्डिंग को डिनोट करता है और जो साई माइनस है एसिमेट्रिकल वेव फंक्शन है वो डिनोट करता है एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो अब इसमें देखिए
जब बॉन्डिंग हो रहा होता है तो जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनकी अंतर्नाभिकीय दूरी कम होती जाती है। देखिए इस प्रकार से ये कम होती जाएगी। एक निश्चित दूरी के आने के बाद में अंतर्नाभिकीय दूरी कम करने पर जो एनर्जी है वो और कम होती जाएगी, फिर मिनिमम एनर्जी की स्थिति आएगी और उसके बाद में फिर ये एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, देखिए ये स्थिति है साई बॉन्डिंग की। ठीक उसी प्रकार से साई बॉन्डिंग का जो ग्राफ है, एंटी बॉन्डिंग का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आता है, ये साई माइनस है और ये साई प्लस। ओके, तो अब इसमें देखिए जो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है संयोजकता बल सिद्धांत का, तो उसके आधार पर हम किस प्रकार से जो सहसंयोजक बंध है उसकी जो बंध दूरी है और बंध ऊर्जा का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए साम्य स्थिति में क्या होता है, साम्य स्थिति वह स्थिति होगी जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो प्रभाव है वो एक दूसरे को प्रति संतुलित कर लेगा और उस स्थिति में उस सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जिसको हम r0 से डिनोट करते हैं वो इसकी है बंध दूरी। ओके, और यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ओके, ये वाला जो मान है एनर्जी का ये बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है अंतर्नाभिकीय दूरी जहाँ पे एनर्जी मिनिमम है वो उसका अंतर्नाभिकीय दूरी होगी। तो इस प्रकार से हम संयोजकता बंध का सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए बंध दूरी और बंध एनर्जी दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेकिन देखिए कल जब हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से किसी जो सिस्टम है उसका वेव फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, तो संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सिस्टम का वेव फंक्शन ज्ञात करना हो तो वो सिस्टम जिन घटकों से मिलकर के बना है उन घटकों के वेव फंक्शन के गुणनफल को हम उस सिस्टम का जो वेव फंक्शन है वो कहते हैं। तो जैसा हमने कल h2 का एग्जांपल लिया था, तो h2 में जो h2 का जो वेव फंक्शन है उसको हमने डिनोट किया था साई a1 इंटू साई b2। ये वो स्थिति थी जब दोनों परमाणु एक दूसरे को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहे हैं, दोनों परमाणु एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। लेकिन जब दो परमाणुओं को हम एक दूसरे के समीप लेकर के आते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जो दूसरा परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु के नाभिक के आकर्षण में हो या फिर जो पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे परमाणु के नाभिक के आकर्षण में हो। तो ऐसी स्थिति में जो साई का मान है वो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है कि साई a2 इंटू साई b1। इसका मतलब यह है कि जो दूसरे परमाणु का नाभिक, दूसरे जो नाभिक का परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले परमाणु के नाभिक के आकर्षण में है और जो पहले परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे परमाणु के नाभिक के आकर्षण में है। ओके, तो अब इसमें देखिए जब ऐसी स्थिति है कि जब किसी सिस्टम का वेव फंक्शन एक न होकर के उसके डिफरेंट मान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वेव फंक्शन का एग्जैक्ट मान या 100% एक्यूरेसी के साथ में उसका मान कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब इसमें देखिए जब हम ये दोनों संभावनाओं को कंसिडर करते हुए जो बंध ऊर्जा और जो बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड डिस्टेंस और जो बॉन्ड एनर्जी है उसका मान कैलकुलेट करते हैं, तो उस मान में हमें जो कैलकुलेटेड मान और एक होता है कैलकुलेटेड मान जो कि हमने कैलकुलेशन से निकाला है और एक होता है ऑब्जर्व, एक होता है प्रेक्षित मान और एक होता है कैलकुलेटेड मान। तो उसके मान में हमें अंतर देखने को मिला। तो अंतर क्यों आया? अंतर आने का कारण यह है कि कुछ इस प्रकार की और भी स्ट्रक्चर को, कुछ इस प्रकार की और भी संभावनाएं हैं जिसका हमने उस वेव फंक्शन के कैलकुलेशन में उसको हमने शामिल नहीं किया। फॉर एग्जांपल देखिए एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है, देखिए Ha और Hb परमाणु हैं, दोनों के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। जब हम दोनों को एक दूसरे के समीप लेकर के आते हैं तो ऐसे भी हो सकता है कि
ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो बी को दे दे, एच किसमें, ये किसमें परिवर्तित हो जाए, प्लस में, और ये जो है जो बी परमाणु है वो माइनस में परिवर्तित हो जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है ये जो बी है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, एच ए माइनस हो जाएगा प्लस एच बी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार के आयनिक कुछ स्ट्रक्चर हैं वो उनकी भी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए साई 1 डैश इक्वल टू, देखिए साई ए 1, साई ए 1 और साई ए 2, ठीक है, और साई 2 डैश क्या हो जाएगा, साई बी 1 और साई बी 2। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे नाभिक एक ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दो हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही नाभिक के आकर्षण प्रभाव में हैं। तो इस प्रकार से जो सिस्टम है उसका वेव फंक्शन हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है इसका हम क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ये के लिए जो वेव फंक्शन की हम मदद ले रहे हैं उसमें हम सिर्फ इतना ही जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम किसी सिस्टम का वेव फंक्शन निकालना हो और उस वेव फंक्शन के लिए जो विभिन्न जो संरचनाएं हैं, विभिन्न जो संभावनाएं हैं, उन सबका हम कंट्रीब्यूशन करें तो हम जो बंद ऊर्जा और बंद दूरी का मान कैलकुलेट करेंगे वो लगभग जो प्रेक्षित मान है वो कैलकुलेटेड मान के नजदीक प्राप्त हो पाएगा। ओके, तो ये बात समझ में आई। इस प्रकार से जो वेरिएशन आ रहा था बंद दूरी और जो बंद ऊर्जा के जो कैलकुलेटेड और जो प्रेक्षित मान थे उसके मान में किस प्रकार से अंतर आ रहा था, वो अंतर इस प्रकार की जो आयनिक संरचनाएं हैं उनको शामिल करने से काफी कुछ कम हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से हम जो इसका जो दो पहलू हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के दो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं रेजोनेंस और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की जो संकल्पनाएं हैं उनको हम अगले वीडियोज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।